ये है तिब्बत का पठार जो एशिया के बीचों बीच में एक बड़ा भूगोलीय क्षेत्र है। ये यूरोपीय यूनियन के आधे से कुछ ज्यादा है, लेकिन यहाँ की कुल जनसंख्या केवल 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग ही हैं, जो स्लोवाकिया की आबादी से भी कम है। ये जगह बिल्कुल रिमोट एरिया है, यानी आबादी से बिल्कुल अलग है, जंगलात हैं यहाँ पर, और ये जगह लोगों से बिल्कुल खाली है। लेकिन लोगों का यहाँ नहीं रहना इस जगह को इम्पोर्टेंट नहीं बनाता, बल्कि ये जो तिब्बत का पठार है ये राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इस पठार पर पर्वतों में बने हुए 10,000 ग्लेशियर्स हैं। इस लिहाज से ये पठार दुनिया के फ्रेश वाटर रिजर्व में तीसरे स्थान पर आता है, और इसी पठार से उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के स्रोत और कई शक्तिशाली नदियों के स्रोत भी यहीं से प्रारंभ होते हैं, जैसे कि यांगसे नदी, येलो नदी और मेकोंग नदी, और भी कई नदियां जो एशिया महाद्वीप में हैं यहीं से प्रारंभ होती हैं। यांगसे और येलो रिवर तिब्बत से उत्पन्न होकर पूरब की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर में जाती हैं, सिर्फ एक देश के अंदर, जिसका नाम है चीन। करोड़ों चीनी लोग इन दो महानदियों की घाटी में नदी के डेल्टा के आगे निवास करते हैं, और यांगसे के अंत में एक क्षेत्र है जो पूरे चीन का 20% है, और चीन की कुल जीडीपी का भी ये क्षेत्र 20% भरपाई करता है। ये नदियां चीन की बड़ी और प्यासी आबादी को पानी की आपूर्ति करती हैं, और इन नदियों का तिब्बत में नियंत्रण बीजिंग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य मुद्दा है। लेकिन फिर वहीं एक तीसरी नदी है जिसका नाम है मेकोंग। मेकोंग नदी यांगसे और येलो नदी की तरह केवल चीन में ही नहीं जाती और न ही पूरब दिशा में बहती है, बल्कि मेकोंग नदी तो चीन की टेरिटरी में होते हुए साउथ की तरफ बढ़ती है, और बाद में ये अपना रास्ता बदलकर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मोड़ लेती है, और ये कई देशों से होते हुए गुजरती है, जिनमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया हैं, और अंत में ये जाती है साउथर्न वियतनाम में, और वहां जाकर ये साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। ये नदी दुनिया की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, क्योंकि इस नदी की लंबाई 4,500 किलोमीटर है, और ये नदी फ्रेश वाटर का इतना बड़ा स्रोत है कि साउथ ईस्ट एशिया के 70 मिलियन, ध्यान से सुनिए, 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोगों को फ्रेश वाटर देती है। और अगर दुनिया की बात करें तो ये नदी दुनिया का 20% फ्रेश वाटर प्रदान करती है, और इसी के साथ ये नदी दुनिया की 20% ही खाने योग्य मछलियां प्रदान करती है, जिससे समझ में आता है कि यह नदी जहां जहां को निकल रही है उन देशों के जीवन के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे यांगसे और येलो रिवर चीनी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बाद भी ये नदी अब धीरे धीरे साउथ ईस्ट देशों के लिए खत्म होती जा रही है, और इसके लिए चीन की राजनीति पॉलिसीज को अच्छे से ब्लेम किया जाता है। अगर मेकोंग नदी को विजुअलाइज किया जाए तो इसे दो अलग अलग क्षेत्रों में देखना हमारे लिए ज्यादा सहायक होगा। साउथ में चीन और लाओस की सीमा से एक घाटी शुरू होती है, उस घाटी से कई सारी नदियां और झीलें निकलती हैं जो इन देशों से होकर गुजरती हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। इन देशों से होकर ये झीलें और नदियां गुजरती हैं। लेकिन जो मेकोंग नदी है वो यहाँ से शुरू होकर नॉर्थ में अलग होकर पूरी की पूरी चीन में चली जाती है, और उसके बाद इन देशों में आती है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार। तो मेकोंग नदी पूरी की पूरी चीन से निकलती है, इसलिए चीन को मेकोंग नदी का लैंड किंग कहा जाता है। मेकोंग नदी जब चीन से गुजरते हुए इन देशों में जाती है तो एक झरने की तरह चीन से इन देशों में वो बहती है। आप एक वाटरफॉल की तरह मेकोंग नदी को चीन से इन देशों में बहता हुआ देख सकते हैं। चीन से इन देशों में मेकोंग नदी बहती हुई बहुत तेजी के साथ जाती है। इसकी वजह से लैंड किंग यानी चीन को एक फायदा और एक नुकसान भी है। एक तरफ तो यहाँ पर पानी बहुत तेजी से एकदम ज्वालामुखी की तरह बहता है, जिसके कारण ना तो यहाँ कोई
नेविगेशन सिस्टम है और ना ही यहाँ कोई ट्रेड यानी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हाल ही में देखा गया है कि नदी का लैंड किंग यानी चीन का एरिया दुनिया की सबसे आदर्श जगहों में से एक है, जहां पर बांध बनाकर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन करके लाखों करोड़ों लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। उनकी फसलों को बांधों से बहुत लाभ हो रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा से भी हजारों लाखों लोग इस नदी के किनारे रह रहे हैं। यहाँ लाइट यानी बिजली की हमेशा से मांग रही है, यानी यहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत ही एडवांस्ड तकनीक से मेकोंग नदी के ऊपर भी और नीचे भी डैम बनाए जा रहे हैं। ये नदी जिन जिन देशों से होकर गुजर रही है वहाँ सब देश डैम बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डैम चीन ही बना रहा है। लाओस ने सिर्फ अभी तक 2 डैम बनाए हैं और दूसरे देशों ने भी लगभग 2-2, 3-3 डैम ही बनाए हैं। लेकिन चाइना ने यहाँ पर बहुत डैम बना दिए हैं, लगभग 15-16 डैम चाइना ने बना दिए हैं। 1990 के दशक से ही चीन ने अपने सभी क्षेत्रों में बांधों के निर्माण कार्य का अभियान शुरू किया था, लेकिन विशेष रूप से लैंड किंग यानी जो मेकोंग नदी का एरिया है चीन में, वहाँ पिछले कुछ दशकों में ही लगभग 11 बांधों का निर्माण हुआ है और वर्तमान में एक 12वां बांध निर्माणाधीन है और आने वाले कुछ समय में एक 13वां भी योजनाबद्ध है। और चीन ने ये सभी बांध नदी के मुख्य पथ पर बनाए हैं, यानी कि जहां से डाउन स्ट्रीम देशों के लिए पानी गिरता है नदी से, वहीं पर चीन ने ये डैम बनाए हैं। और किसी भी चीन की सहायक नदी पर ये डैम नहीं है, सिर्फ मेकोंग नदी पर ही चीन ने ये डैम बनाए हैं। अगर हम इन 11 डैम्स में से 9 डैम को छोड़कर सिर्फ 2 डैम लें तो वो 2 डैम इतने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। वो 2 डैम अपने अंदर इतना पानी स्टोर कर सकते हैं जितना कि अमेरिका के 2 स्टेट्स मैरीलैंड और वर्जीनिया के बीच की खाड़ी है। ये खाड़ी 11,000 वर्ग किलोमीटर से भी लंबी चौड़ी है। तो जरा सोचिए, चीन के 2 डैम ही इतना पानी मेकोंग नदी का रोक कर वापिस चीन को भेज रहे हैं। और अब अगर आप सोचें कि इन 2 डैम जैसे चाइना के 9 डैम और बने हुए हैं, तो जरा सोचिए ये 11 डैम कितना पानी रोककर चीन को वापिस भेजते होंगे मेकोंग नदी का। और तो और इन डैम्स से अलग भी चाइना 2 डैम और बना रहा है और अगले 20 सालों में चाइना की 11 डैम और बनाने की योजना है मेकोंग नदी पर। अब जरा सोचिए कि चाइना कैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सामने एक समस्या खड़ी कर रहा है। जो साउथ ईस्ट देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, इन देशों के जो डैम्स हैं वो केवल 12,285 मेगावाट्स लाइट बना रहे हैं, जो कि आजकल एक एवरेज है ये टोटल विद्युत उत्पादन का। ये ठीक ठाक एवरेज है लाइट का। लेकिन जो चाइना के 11 डैम मौजूद हैं मेकोंग नदी के ऊपरी हिस्से में, वहां पर पानी के बहने की रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए जो चाइना के डैम हैं वो 31,605 मेगावाट्स की बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अगर इन सारे डैम्स को मिलाकर देखा जाए तो ये सारे डैम मेकोंग नदी से 44,000 मेगावाट्स की बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। इतना विद्युत उत्पादन इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। ये इतना विद्युत उत्पादन है जितना कि न्यूयॉर्क सिटी को मिलता है, उससे भी 4 गुना ज्यादा। और ये विद्युत उत्पादन एकदम क्लीन है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये डैम बढ़ती हुई पर्यावरणीय लागत के साथ बन रहे हैं, यानी इन डैम्स को बनाने में बहुत पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और इनके बनाने में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये समस्या इन देशों के लिए नदी में पानी कम आना या सूखा पड़ने से भी बड़ी समस्या है। और इन्हीं कारणों से कुछ सालों पहले इन डाउन स्ट्रीम देशों में सूखा पड़ा था। कंबोडिया भी उन्हीं देशों में से एक है जो डाउन स्ट्रीम देशों की लिस्ट में आते हैं। कंबोडिया उन देशों की लिस्ट में नदी के सबसे निचले स्तर पर मौजूद है। उस वर्ष इतना सूखा पड़ा था कि कंबोडिया को अपने डैम जड़ से बंद करने पड़े थे, क्योंकि नदी में जल का बहाव बहुत कम हो गया था। मेकोंग नदी में जल का बहाव बिल्कुल खत्म हो गया था, जिससे देश को कई महीनों तक बिजली के अभाव से जूझना पड़ा और कंबोडियाई अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट आई थी। इसके अलावा जब मेकोंग नदी डेल्टा में पानी नहीं रहा तो दक्षिणी वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में खारा समुद्री जल आ गया, जिसके कारण वियतनामी खेत खलिहान तथा दक्षिणी क्षेत्र में काम में आने वाली चीजों में 90% तक गिरावट आ गई।
जो मिलनी बंद हो गई, जो वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड सारे देशों में हुआ। हालांकि मेकांग नदी को खत्म करने में और भी अन्य प्राकृतिक कारण शामिल हैं, जैसे कि हाल ही में औसत से कम वर्षा होना, लेकिन इसकी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बीजिंग के ऊपर जाता है, क्योंकि बीजिंग का मैनेजमेंट मेकांग नदी को लेकर और उसके सोर्स को लेकर जो तिब्बत में है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीन ने मेकोंग नदी के ऊपरी हिस्से में पिछले कुछ सालों से डैम बनाए हैं, उन डैम्स से आसानी से समझा जा सकता है चीन का इरादा। इन डैम्स की वजह से मेकोंग नदी का लगभग 70% पानी चीन ही रोक लेता है। अगर आप 1990 से पहले मेकोंग नदी के आंकड़ों पर गौर करें, जब कोई बांध नहीं था तो नदी का वाटर लेवल मौसम के हिसाब से होता था। गर्मी के सीजन में पानी कुछ कम हो जाता था, लेकिन बारिश के सीजन में वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। जून और अक्टूबर में मेकांग नदी पानी से बहुत ज्यादा भर जाती थी। पानी बढ़ने की वजह से मछलियां नदी में 7 से 8 मीटर नीचे पहुंच जाती थी, और जो तिब्बत का पठार है वहां नदी और भी ज्यादा पानी से भर जाती थी, क्योंकि वहां हिमालय का बर्फ पिघलकर नदी में भर जाता था और नदी के ऊपर एक बर्फ की चादर जम जाती थी, क्योंकि वहां पर हिमालय नदी के बिल्कुल करीब है। ये बर्फ कभी कभी नदी को इतना भर देता था कि जो नदी के नीचे वाले देश हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, इन देशों के खेतों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, और पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आते थे जो उनकी फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते थे। और दोस्तों, जो मेकांग नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है वियतनाम में, सिर्फ वो डेल्टा वियतनाम के चावल के 50% चावल सिर्फ वो डेल्टा उगाता था, यानी वियतनाम जितना भी चावल एक्सपोर्ट करता था उसका आधा चावल मेकांग नदी के डेल्टा से होता था जो वियतनाम में है। और पूरा वियतनाम देश जितने फल उगाता है उसका 70% फल सिर्फ मेकांग नदी के डेल्टा से होते थे, और जितनी मछलियां वियतनाम एक्सपोर्ट करता है तो उन मछलियों का 70% मछली भी डेल्टा से आती थी। लेकिन अब ये डेल्टा बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि वास्तव में जिस स्थिति में मेकांग नदी 4000 साल से थी, अब वो 1990 के बाद से लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि अब उस नदी को लगातार बाधित किया जा रहा है। लगातार उसके ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी चाइना के अंदर ही रुक जाता है। जितना पानी 1990 से पहले डाउन स्ट्रीम देशों को मिलता था, अब उतना पानी डाउन स्ट्रीम देशों को नहीं मिल रहा है। 4 साल पहले 2019 में मेकांग नदी का सबसे लोवेस्ट जाने का रिकॉर्ड देखा गया था। उस साल पूरी मेकांग नदी का केवल 15% पानी ही डाउन स्ट्रीम देशों को मिला था। और साल 2019 में जो गर्मियों का सीजन था, नवंबर से अप्रैल तक, उस समय पानी मेकांग नदी में बहुत कम था, क्योंकि वो बारिश का मौसम नहीं है, और इसलिए जो हिमालयाज में बर्फ है वो भी पिघलकर नदी में ही चला गया, और 85% पानी चाइना ने ही रोक लिया, जबकि डाउन स्ट्रीम देशों को केवल 15% पानी ही मिल सका। उस साल नदी में पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया था कि थाईलैंड सरकार को अपनी सेना के द्वारा जनता के लिए राहत ऑपरेशन चलाना पड़ा था, और फिर ये हालत और भी ज्यादा बदतर होती चली गई जब नदी में पानी की प्राकृतिक रूप से कमी हो गई। जबकि सिचुएशन ये है कि कभी कभी चीन बिना किसी चेतावनी के मेकांग नदी पर बने अपने बांधों से अचानक से बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है, जिससे साउथ ईस्ट डाउनस्ट्रीम देशों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। एकदम से इतने पानी के अचानक हमले के लिए चाइना इन देशों को बिल्कुल भी तैयार होने का समय नहीं देता है, और उसके बाद भी चीन अपनी नीतियों को और वाटर मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा और रेस्पॉन्सिबल मानता है। ये जितनी भी डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, इन देशों ने कई बार बहुत कोशिश की है कि हम सारे देश और चाइना मिलकर मेकोंग रिवर पर काम कर सकते हैं, और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें चीन के रिप्रेजेंटेटिव भी हों और हम सब देशों के भी। लेकिन चीन हमेशा से इन देशों के साथ मेकोंग नदी को लेकर ऑर्गेनाइजेशन बनाने से इनकार करता आया है। रियलिटी ये है कि आज चीन के डैम्स से जो नीचे नदी है जो डाउनस्ट्रीम देशों में आ रही है वो लगातार सूखती जा रही है, और ये चौथा साल है जो कि उसका पानी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि चीन डैम्स बनाए जा रहा है, और इन बड़े बड़े डैम्स से चीन बिजली उत्पन्न कर रहा है, यानी ये बांध हाइड्रो पावर भी उत्पन्न कर रहे हैं, और कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण पानी कम होता जा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये मेकोंग नदी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जल रिजर्व है जो लगातार खत्म होता जा रहा है। इन देशों में 70 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं,
जो खतरे में है। 70 मिलियन लोगों की जीविकाएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं। अगर ये नदी सूखी तो उन्हें अत्यंत संकट और भ्रष्टाचार की खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन समस्याओं का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। मेकोंग नदी को बचाने के लिए साउथ ईस्ट देशों को चीन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।